गुड इवनिंग ऑल। आज अब तक जो पढ़ाया है मैं थोड़ा सा उसका पूछ लेता हूँ तुमसे। जितने कोई और ज्वाइन होना चाहेगा तो हो जाएगा, फिर अपन जो है शुरू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो भेषज की परिभाषा सुना दो मेरे को। औषध और भेषज की परिभाषा बता दो। औषध किसे कहते हैं, भेषज किसे कहते हैं? मनीषा। हाँ, औषध तो उसको कहते हैं जिसके अंदर वो दीपन पाचन गुणों से युक्त द्रव्यों का संयोग करके उसको व्याधि को नाश करने वाला जो उपयोग बन जाता है उसको अपन औषध बोलते हैं। और कुछ श्लोक भेषज याद जो नहीं है है क्या? वो ओशो नाम रसे वो वाला। उसकी याद है, मतलब और धातु से बनती है। अच्छा, और भेषज की। भेषज भेषज जयते ये नीति भेषजम। बिल्कुल सही। ठीक है, अगला मुझे बताओ कषाय शब्द की परिभाषा। कन्या की कृष्णात् प्रायः कृष्णात् कषाय शब्द प्राधान्यात् सर्वयोगेषु कल्पयते। शीर कल्पना को मुख्य कल्पना किसने बताया? सीधे सीधे किसको पूछूंगा। बॉस? शीर कल्पना। बिल्कुल सही। अच्छा, अभिशव कल्पना में क्या आते हैं? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अगर आपको पात्र का निर्देश नहीं किया हो तो कौन सा पात्र यूज करना है? हम्म। और अगर आपको एक्सटर्नल यूज के लिए चंदन प्रयोग करना हो तो कौन सा चंदन प्रयोग करोगे? धर्मेंद्र, गलती नहीं। एक्सटर्नल प्रयोग बोल रहा हूं मैं, लेप आदि के लिए। लवण का निर्देश नहीं हो तो कौन सा लवण लोगे? समय का निर्देश नहीं होने पे कौन सा समय? अंग विशेष का निर्देश नहीं होने पर कौन सा अंग लेते हैं? वनस्पति की जटारूट, सही है। अच्छा, मात्रा का निर्देश नहीं होने पर योग में सबकी मात्रा कैसी लेनी है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, संस्कार के भेद जो अलग अलग बता रखे हैं कौन कौन से हैं? 10 बता रखे हैं ना जो। सोच मंथन देश काल प्रकर्ष अपराधी भी वेरी गुड, शाबाश। बस ऐसे ही याद होनी चाहिए चीजें। अच्छा, मंथन क्या है? मथना, मथने की जो क्रिया होती है उसको मंथन दही को बोलते हैं। मथ जैसे के कि अपन छाछ बनाते हैं। वेरी गुड। भाजनोपक्रम क्या है? क्या भाजनोपक्रम। भाजन का पात्र विशेष से जो गुण आता है गुणांतर आता है उसको बोलते हैं भाजन। बिल्कुल सही। जैसे कि त्रिफला रसायन है उसके अंदर अपन पात्र कल का त्रिफला का लेप करते हैं उसके अंदर विशेष गुण का आदान होता है। बिल्कुल सही। और तांबे वाला भी सही बोला है। बिल्कुल सही, दधी और घृत हानिकारक होते हैं, बिल्कुल सही। मान की परिभाषा। नियत यानी कि बिल्कुल सही। मनीषा, अगर परिभाषा पूछे ना तो मियते अनेनिति मानम नहीं आएगा उसमें आंसर, 0 नंबर मिलेंगे। बॉस वो बॉस प्रयोजन। मान के तो वो जो महत्व का नक्र होती है हाँ, माने प्रयोजन का है लेकिन परिभाषा में भी यही लिखते हैं। ठीक है। वो निरुक्ति है। मियते अनेनिति मानम वो निरुक्ति है उसकी, मान शब्द की। ठीक है। एक व्युत्पत्ति होती है जिसमें अपन उसका शब्द का जो है फॉर्मेशन देखते हैं। निरुक्ति होती है जिसमें उसका मतलब बताते हैं। और एक परिभाषा होती है। ठीक है। तो परिभाषा यहाँ पे प्रयोजन वाली जो है वही परिभाषा है इसकी। अच्छा, 3 माशक बराबर 1 शाण किसने बताया?
चारंगधर, चरक का मागन, वेरी गुड। और 6 रत्ती बराबर 1 माशक किसने माना? वेरी गुड। शारंगधर का वो चतुर्गुण सूत्र याद है तुम लोगों को दोनों को? अच्छा, और भी ज्वाइन हो गए। वेरी गुड। और बाकियों को याद है? सिमरन याद किया क्या? बड़े दिनों बाद आई हो। अच्छा, तुमने सुना है क्या? कहाँ थी इतने दिन? परसों ली थी क्या? अच्छा। हम्म। चलो आगे, कुड़ा पात्र की परिभाषा। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए मैं अलग से पूछ रहा हूँ इनको। वेरी गुड, ठीक है। शुष्क एवं आर्द्र द्रव्य ग्रहण के नियम। श्लोक किसी को याद हो तो वो सुनाओ पहले। बिना योजित परकर्मषु आत्मतत्त्वेन सर्वत्र नियम। वेरी गुड, ऐसे याद होनी चाहिए चीजें, तब तो मजा है। हम्म, अच्छा, रूट्स अगर आपको संग्रह करनी हो तो कौन सी ऋतु में करना सही रहता है? जड़ें। ग्रीष्म और शिशिर, सही है, वेरी गुड। और अगर त्वक कंद शीर को लेना हो तो? ठीक है। सार, बिल्कुल सही। चलो अब आगे आते हैं हम। अच्छा, मुझे बताओ, चूर्ण और क्वाथ चूर्ण, इनकी सेवियता अवधि यानी एक्सपायरी डेट कितनी आती है? हम्म। अपने जैसे सेवियता अवधि वाला क्वेश्चन पूछता है ना, तो डीसीए के अकॉर्डिंग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग है ना, एक टेबल दे रखी है, वो वाली तुम देखना है ना, आजकल वो मानी जाती है। ठीक है, अब औषध प्रयोग विधि में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? औषध प्रयोग विधि क्या है? औषधि मात्रा, अनुपान और इसका औषध सेवन। अच्छा। इन सबको जो ध्यान में रख के की जाती है उसको क्या कहते हैं? औषध प्रयोग, भेषज प्रयोग विधि या औषध प्रयोग विधि कहते हैं। अच्छा, सही बात है। अब मात्रा के बारे में, औषध मात्रा के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? मुझे कोई भी बता दो प्रॉपर, जो तुम बता सको। देश का के अनुसार औषधि की मात्रा देते ठीक है, पहला तो ये हो गया। हैं, जैसे कि हम्म। एक मात्रा जो बालक है, उनको 3 में बांटा है, जैसे कि क्षीरक है और क्षीर अन्न और अन्नाद है। हम्म, क्षीरक देते हैं, फिर बिल्कुल सही। कौलास्ती प्रमाण में देते हैं, फिर कोल प्रमाण में देते हैं। शाबाश। तो जो एक मात्रा होता है उसके अंदर एक रत्ती, फिर एक रत्ती पर हमारा तक, और जब वो एक हो जाता है तब एक माशा 16 वर्ष तक एक एक मासा बढ़ाते जाते हैं, फिर 16 से 70 वर्ष तक 16 मासा देते हैं, फिर 70 वर्ष के बाद में वृद्धावस्था में एक एक मासा कम करते जाते हैं, जैसे कि अपन बाल्यावस्था में किया था। बिल्कुल सही, शाबाश। इसके अलावा और एक वो होता है ना, जो अल्प अल्प मात्रा में लो तो क्या असर होता है, अति मात्रा में लो क्या असर होता है, वो भी लिखना होता अगर लेंगे तो वो रोग को सही नहीं करेगा, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा, है। बिल्कुल सही, उसको दोषों कर देगा, और अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो बिल्कुल सही। ये तो हो गया मात्रा का। अनुपान, अनुपान की परिभाषा बता दो। औषधम रोगानुपानतः अनुपान फलादी है। अच्छा, सुरभि हिंदी बताएगी इसकी। पढ़ा है क्या सुरभि?
बताओ अनुपान की परिभाषा। इफेक्ट क्यों बढ़ जाता है? अनुमान कहते हैं। चलो ठीक है। अब मेरे को सिमरन बताइए अनुपान का प्रयोजन बिना देखे। कौन सी हाँ, हिंदी में बता दो। और जैसे जल के ऊपर अपन डालते हैं, पूरी तरीके से जल तैर जाती है, वैसे ही जैसे औषधि का सेवन करते हैं अपन अनुमान के साथ, तो बहुत अच्छे से पूरे शरीर में हर शुद्ध तक फैल जाता है। ठीक है, वेरी गुड। सर श्लोक याद नहीं हो कोई बात नहीं, हिंदी सबको याद होनी चाहिए। अच्छा, औषध सेवन काल में मैंने आप लोगों को कहा था चरक का याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सिंपल जो है अष्टांग हृदय का है। तो आप लोगों ने श्लोक याद किया किसी का भी, चरक या अष्टांग किसी का भी? अच्छा, बलवान रोगी हो तो उसमें कौन से काल में देनी चाहिए औषधि? और अगर कमजोर हो रोगी फिर? बिल्कुल सही। लघु अन्न के साथ, लघु पथ्यान्न के साथ जो है उन खिलाने के बाद उसको जो है मेडिसिन दो। अच्छा, अपान की दृष्टि हो तो? ठीक है। और व्यान की दृष्टि हो तो? कौन से भोजन के बाद? बिल्कुल सही, प्रातराशस्य। अच्छा, और उदान वायु की दृष्टि हो फिर? ठीक है। अब इसमें आता है फिर आगे हाँ, अगर ग्रास ग्रासांतर जो है। हम्म? हम्म, ग्रास और ग्रासांतर दोनों बता रखी है प्राणवायु स्रोतस में। इसके अलावा मुहुर मुहुर भी बता रखी है। उसमें प्राणवायु स्रोतस ने दे रखा, लेकिन जो डिजीजेज हैं वो ज्यादातर प्राणवायु स्रोतस के, जैसे कि इक्का का श्वास में मुहुर मुहुर औषधि देते हैं। मुहुर मुहुर क्यों देते हैं? क्योंकि इनके वेग जो होते हैं वो बार बार उत्पन्न होते हैं, तो जैसे वेग आते हैं वैसे अपन मेडिसिन देते हैं। जैसे कि आपको बार बार जैसे किसी को हिचकी आ रही है तो अपन क्या कहते हैं, भाई पानी पी ले, ठीक हो जाएगी। तो वो अपन देते हैं ना मेडिसिन, तो वो पानी देते हैं, जैसे वो बार बार पानी देते हैं उसको, या फिर मेडिसिन देते हैं उसके साथ साथ, तो वो मुहुर मुहुर हो गया। ठीक है। एक सामुद्र आता है, सामुद्र के हिक्का रोग में देते हैं जैसे। ठीक है। तो वहां भी इसलिए देते हैं हिक्का कम्प वगैरह में, कि वहां पे क्या होता है, पहले मेडिसिन दे देते हैं, उससे क्या होता है रोग का शमन होता है, फिर उसके बाद ऊपर से खाना दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हिक्का की देखे, हिक्का के 5 वेद आपने पढ़े होंगे पैथोलॉजी में, कौन कौन से हैं, याद है? महागंभीर हम्म, व्यापक बिल्कुल। महा, गंभीरा और व्यपेता, इन तीनों को क्या बताया है साध्या साध्यता में? पद्य असाध्य। बाकी दो जो होती है वो साध्य होती है। अच्छा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देके इक्का था का, तो इक्का में होता क्या है, फ्रेनिक नर्व जो होती है वो इरिटेट होती है। फ्रेनिक नर्व इरिटेट होने के कारण जो है उसके हिकअप के वेग बनते हैं, बार बार हिचकियां आती है। तो क्या करते हैं, सामुद्रिक प्रकार के जो है उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपको एक बार को समझाऊं, तो पहले अपन मेडिसिन ले लेते हैं। अब हिक्का कब आती है, जब अपन खाना खाते हैं, जैसे शुद्रा और अन्नजायिका में। तो उससे क्या होता है, जैसे अपन खाना खाते हैं ना तो फ्रेनिक नर्व इरिटेट होती है। तो फ्रेनिक नर्व इरिटेट ना हो तो पहले ही उसको मेडिसिन दे देते हैं, जिससे फ्रेनिक नर्व जो है थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाती है और अपन आराम से खाना खा पाते हैं। फिर खाना खाने के बाद अपन वापस मेडिसिन लेते हैं, ताकि जो है वो बीमारी ठीक हो सके। इसलिए जो है सामुद्रिक प्रकार का जो है वो इक्का में देते हैं। ऐसे ही कंप रोग है, उसमें भी जो है प्राण वायु, उदान वायु, इनकी दृष्टि होती है। तो वहां पे भी अपन जो है सामुद्रिक प्रकार का ही जो अपन औषध सेवन काल है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है। अष्टांग संग्रह, उसमें एक निशी और बताया रात्रि के टाइम वाला, तो वो क्या है, मेनली ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के लिए बताया गया, रात को सोने से पहले। ठीक है। ये सब चीज आप याद रखना। अच्छा, पंचविध कषाय कल्पना में मैं आपको पूछूं तो स्वरस के भेद बता दो अलग अलग, फिर अपन जो है आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बहुत डिले हो गया आज तो,
15 मिनट तो इसी में वो चलेगी। एक प्रधान कल्पना होती है स्वरस की, उसके बाद सेकेंडरी और मतलब टर्सरी आती है, उसके अंदर सेकेंडरी के अंदर आती है निशोषित स्वरस, अनुकल्प स्वरस, और थर्ड आता है उसके अंदर दो आते हैं अग्नि संयोग से, एक तो क्वाथ और एक उत्पात। बिल्कुल सही, ठीक है, शाबाश। अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है अपनी क्या, रसक्रिया अवलेह कल्पना। ठीक है, तो अपन ने अब तक चूर्ण कल्पना तक पढ़ लिया था। चूर्ण कल्पना सारी समझ में आ गई। सीतोपलादी के कंटेंट बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, हिंगवाष्टक चूर्ण के बताओ मेरे को। तुम नहीं मनीषा, तुम्हें याद है तो, किसको याद नहीं है वो बताओ। ठीक है, अच्छा, मुझे सिमरन बताएगी हिंगू का शोधन कैसे करते हैं। सिंपल है, सिमरन पढ़ा नहीं क्या? हाँ या ना बोल दो। और कोई? कब तक वर्जित करते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, अविपत्तिकर चूर्ण की मैंने ट्रिक आपको भेजी थी, फिर भी किसी को याद हो? वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है अविपत्तिकर, लेकिन पुराने जो पेपर्स हैं उनमें पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको वो भी थोड़ा बहुत बता दिया था। नहीं याद? कोई बात नहीं, याद कर लेना। ठीक है, अब अपन चल शुरू करते हैं रस क्रिया फाणित अवलेह कल्पना। अब इसमें क्या सीन है कि जैसे आपने पहले कल्पनाएं बनाई थी स्वरस कल्क क्वाथ वगैरह, तो आपने क्वाथ बनाया। क्वाथ कैसा होता है, थोड़ी गाढ़ी कल्पना होती है, क्यों? उसमें अपन ने पानी को उड़ाया था, अष्टमान शेष रखा था। फिर क्या करते हैं, उस क्वाथ को वापस पाक करते हैं। जैसे यहाँ पे श्लोक है, क्वाथादि नाम पुनः पाकात। क्वाथादि नाम से मतलब क्या आएगा, क्वाथ स्वरस हिम आदि कल्पना है। ठीक है, तो क्वाथादि नाम पुनः पाकात घनत्वम सारस क्रिया सो अवलेहश्च लेह स्यात् तन्मात्रा स्यात् फलोन्मिता। मतलब सबसे पहले क्या किया, क्वाथ स्वरस हिम आदि कल्पनाएं ली, उनको पुनः पाकोन अग्नि, यानी दोबारा उनका पाक किया। पुनः पाकात, कब तक पाक किया, जब तक वो घन या गाढ़ी नहीं हो जाए, मतलब सेमी सॉलिड टाइप की नहीं हो जाए कंसिस्टेंसी उनकी, तब तक पाक करते हैं। फिर उसको क्या बोलते हैं, अवलेह या लेह बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या होगी, क्वाथ रस का अवलेह कल्पना या लेह कल्पना। ठीक है, अब रस क्रिया अवलेह लेह प्राश, ये चार टाइप का आप वर्ड सुनते हो, ये चारों क्या है, सिनोनिम है। कौन कौन से? अवलेह, ठीक है, लेह, इसके अलावा प्राश, स्वर्ण प्राशन आपने सुना होगा तो प्राश, च्यवन प्राश। ठीक है, और इसके अलावा और क्या बची, रस क्रिया। ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम ही है। चारों का मतलब क्या है, चाटने योग्य जो कल्पना होती है। लेह मतलब चाटना, अवलेह मतलब वो भी चाटने योग्य। रस क्रिया ये भी क्या होती है, घन कल्पना है, गाढ़ी कल्पना है, इसलिए ये भी पर्याय ही है इसका। फिर दो वर्ड और आते हैं, फाणित और घन। ठीक है, घन भी अवलेह को ही बोलते हैं, घन कल्पना भी अवलेह होती है। फाणित ये थोड़ी डिफरेंट है। क्या होता है, जैसे अपने क्वाथ है ना, उसको जब अपन वापस पुनः पकाते हैं, गाढ़ा करते हैं, तो एक तो क्वाथ कल्पना होगी जो पतली कल्पना है, एक अपनी अवलेह कल्पना होती है जो बिल्कुल गाढ़ी कल्पना है। उसके बीच की जो स्टेज होती है वो अपने क्या होती है, फाणित कल्पना। ठीक है, मतलब जब अपन क्वाथ को गाढ़ा करते हैं, ये मान लो कैसे क्वाथ बता रहा हूं, और ये मान लो क्या चीज, कुछ बोला धर्मेंद्र? हाँ, तो ये क्वाथादि कल्पना हुई जो पतली कल्पना थी, और ये अवलेह जो फाइनल कल्पना बनी। उसके बीच में कोई एक स्टेज आती है जो जिसको अपन मान सकते हैं कि जो अवलेह कल्पना, उसकी दो स्टेजेस होती है, अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज, यानी पूर्वावस्था और उत्तरावस्था। जो पूर्वावस्था होती है वो मृदु और पतली होती है, जिसको अपन कौन सी कल्पना बोलते हैं,
फाणित कल्पना, ठीक है। और फिर उसको और पकाते जाते हैं तो अधिक गाढ़ी और घन कल्पना में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन अवलेह या लेह कल्पना बोलते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया, फाणित और अवलेह में? फाणित जो होती है वो क्वाथ और अवलेह के बीच की कल्पना होती है, कोई बीच की स्टेज, या फिर अपन बोलते हैं अवलेह की दो स्टेजेस होती है, पूर्वावस्था और उत्तरावस्था। पूर्वावस्था मृदु और पतली होती है, जिसको अपन मेनली फाणित कहते हैं, और उत्तरावस्था अधिक गाढ़ी और घन होती है, जिसको अपन अवलेह या लेह या प्राश या रसक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर अपन आगे आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, रस क्रिया, फाणित, अवलेह, प्राश, घन एक ही कल्पना के अवस्थानुसार सूक्ष्म भेद है, ठीक है। मतलब उनमें जो पानी के मतलब कंसिस्टेंसी जो है उनकी, वो पतली से गाढ़ी होती जाती है, इस तरह से जो है यहाँ पे। आचार्य शारंगधर ने रस क्रिया के अवलेह और लेह दो पर्याय माने हैं। जो चाटने योग्य है उसे अवलेह या लेह कहते हैं, प्राश भी वही है। प्राशन क्रिया को जाने से प्राश कहते हैं, मतलब जो अवलेह है उसको प्राश क्यों बोलते हैं? प्राशन अपन क्रिया करवाते हैं, जैसे कि स्वर्ण प्राशन, जिसमें सोना क्या है, सोने की भस्म को मधु के साथ चटाते हैं, तो प्राशन एक क्रिया हो गई, तो प्राशन एक क्रिया करवाने के कारण लेह को क्या बोलते हैं? प्राश भी बोलते हैं। रस क्रिया को फाणित जैसा बनाया जाता है, तो फाणित या राव, राव क्या होती है? राबड़ी खाई है आपने, गाड़ी, जो अपने मतलब खिचड़ी और उसके बीच का जो बाजरे की राबड़ी टाइप खाई है ना, तो वैसी कल्पना होती है, गाढ़ी भी होती है और वो पतली भी होती है, दोनों की मिक्स कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। तो यही बताया यहाँ पे, रस क्रिया को फाणित जैसा बनाया जाता है, राब जैसा। जो रस क्रिया राब या फाणित के समान मृदु हो उसे फाणित कहते हैं, तथा जो रस क्रिया उससे थोड़ी गाढ़ी हो, चाटने योग्य हो, तो उसे अवलेय कहते हैं, ठीक है। इससे भी अधिक गाढ़ी, गोली या वटी बनने योग्य रस क्रिया को घन कहते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेज समझ में आ गई। पहली जो स्टेज थी वो आपके कौन सी थी? फाणित, ठीक है, जिसमें क्या है, द्रव्य पतला था, पतला मतलब जो थोड़ा सा मूवमेंट हो सके उसमें, लिक्विड टाइप का था। फिर उससे घनी हुई अवलेह कल्पना, जो चाटने योग्य हुई, जो थी तो लिक्विड टाइप है लेकिन चाटने योग्य, जैसे कि च्यवनप्राश हो गया। फिर तीसरी आ गई इसमें वटी, घनी कल्पना या वटी कल्पना, घनवटी, जो है ना बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है, जैसे कि अपने गाजर पाक वगैरह हो गया, या फिर गिलोय घनवटी हो गई, वो सब जो है वो घन में आ गई, ठीक है। समझ में आ गया अंतर इन तीनों में? कंसिस्टेंसी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू गाढ़ापन जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई है। फिर क्या है, रसक्रिया फाणित जैसी ढीली पतली होती है, इसे लोक में काकवी कहते हैं। तो पाणित को क्या बोलते हैं? जो है काकवी कल्पना भी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, द्रव्य के 8 गुना या 16 गुना जल लेकर अष्टमांश या षोडशांश जल शेष रहने पर छान कर पुनः पकाकर फाणित जैसी होने तक पका लेना चाहिए, इसे रसक्रिया कहते हैं। तो वही है यहाँ पे, फाणित या रसक्रिया निर्माण की विधि बता रखी है इन्होंने, कि अपन ने जो भी औषध का बनानी है, जैसे कि फाणित किसका बनता है? इक्षु रस का। तो इक्षु रस लिया, उसमें क्या किया, 8 गुना या 16 गुना जल डाल दिया, फिर उसको अष्टमांश, 8 गुना लिया तो अष्टमांश, 16 गुना लिया तो षोडशांश शेष रखने पर क्वाथ जैसा बन गया उसका, इक्षु रस का। फिर उस क्वाथ को वापस जो है अग्नि पर चढ़ाते हैं, और कब तक पकाते हैं? जब तक कि वो फाणित जैसी या राब जैसी जो है गाढ़ी नहीं हो जाए। इसे क्या बोला है? रसक्रिया बोला है। इसकी मात्रा आचार्य शारंगधर ने कितनी बताई है? 1 पल यानी 48 ग्राम। और यादव जी त्रिकम जी, जो कि आज के आचार्य हैं 16वीं-17वीं शताब्दी के, तो उन्होंने क्या बताई है इसकी मात्रा? 1 कर्ष यानी 12 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट हो? अब इसमें प्रक्षेप द्रव्यों की बात करते हैं। तो सीता चतुर्गुणम कार्य, अगर इसमें सीता शर्करा डालनी है तो 4 गुना डालनी है, ठीक है। अवलेय आप जितना प्रयोग करो, जैसे मान लो आप 10 ग्राम अवलेय ले रहे हो, उसमें अगर चीनी मिला के लेनी हो आपको, तो चौगुनी चीनी मिला के लेनी है, या मिश्री लेनी है तो चौगुनी, यानी 40 ग्राम मिश्री मिला के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, चूर्णा द्विगुणों गुणों गुड़े, कि भाई अगर आपको गुड़ लेना है तो वो 2 गुना लेना है। इसके अलावा द्रवम चतुर्गुणम दद्यात् इति सर्वत्र निश्चय, अगर कोई द्रव लेना है तो वो 4 गुना लेना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो ये अपने क्या हो गए? प्रक्षेप द्रव्य,
रस क्रिया के उसके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रसांजन के बारे में, जिसको दारवी रस क्रिया बोलते हैं। रसांजन निर्माण की विधि मैंने आपको पढ़ाई हुई है। कब पढ़ाई हुई है, कोई बताएगा? धर्मेंद्र, याद है किसी को रसांजन कैसे बनाया था? हाँ, सुरभि, बिल्कुल सही धर्मेंद्र, दारू हल्दी से बनाया था। कहाँ बनाया था? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपन? याद है किसी को? अच्छा, उपरस का श्लोक सुनाओ। कौन सुनाएगा? सिमरन सुनाएगी उपरस का श्लोक। त्रिज कहाँ से आ गया इसमें? हम्म। वैसे आपको श्लोक याद होने चाहिए वैसे, सिमरन, कोशिश करो याद करने की। गंधाश में गहरी काशीस कांक्षी ताल शिलांजनम, तो यहाँ पे अंजन आया है। तो जब मैंने अंजन पढ़ाया था तब आपको जो है रसांजन निर्माण की विधि बताई थी, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है डिटेल में वर्णन नहीं किया। बुक में आपको डिटेल में मिल जाएगा वापस। क्या किया था वहां पे अपन ने, फिर से मैं बता रहा हूँ कि दारू हरिद्रा लिया, उसकी काष्ठ ली, उसका यवकूट चूर्ण बनाया, फिर उस चूर्ण की 16 गुना उसमें पानी डाल के रात्रि पर्यंत भिगो कर रखा। फिर जो है मध्यम अग्नि पर उसका क्वाथ बनाया। 1/16 द्रव शेष रहने पर उस क्वाथ को छान लिया अच्छी प्रकार से, और धूप में और संभाग गोदुग्ध मिलाया उसमें, फिर वापस उसका पाक किया। मतलब वापस मैं एक बार समझा रहा हूँ कैसे किया अपन ने। पहला स्टेप जो अपन ने किया वो किया, दारू हरिद्रा की काष्ठ ली, उसका यवकूट चूर्ण बनाया। तो पहले स्टेप में चूर्ण बना लिया। दूसरे स्टेप में उसमें 16 गुना पानी मिलाकर रात्रि पर्यंत भिगोकर रखा। तीसरे स्टेप में उसका पाक किया और क्वाथ बनाया। कितना शेष रखा? 1/16 शेष रख के क्वाथ बनाया। क्वाथ बन गया। फिर चौथे स्टेप में उसमें संभाग गोदुग्ध मिलाया, ठीक है, गोदुग्ध या अजादुग्ध। तो संभाग गोदुग्ध या अजादुग्ध मिलाने के पश्चात जो है उसको पुनः पाक किया। फिर पाक कब तक किया? जब तक कि वो गाढ़ा नहीं हो गया। जैसे ही वो गाढ़ा हो गया तो उसको थाली में डालकर और सुखाने के लिए रख दिया। जब वो पूरी तरह सूख गया तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? रसांजन बोलते हैं। समझ में आ गई विधि रसांजन निर्माण की? अब इस रसांजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो चरक ने तो बहुत सिंपल बता रखा है स्वस्थ व्रत में, ठीक है, सूत्री स्थान में क्या बता रखा है? सप्तरात्रि अष्टरात्र हुआ कि 7 रात या 8 रात में जो है रसांजन का जो है नेत्र में अंजन करना चाहिए। इससे क्या होता है? नेत्र अधिक जो है मतलब एकदम उनकी हेल्थ सही रहती है, आंखें तेज होती है, कफ दोष दूर होता है नेत्रों का, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बता रखी है। तो ये अपना रसांजन हो गया। फिर दूसरा आता है अपने गुड़ूची घन या संशमनी वटी, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कोविड के केस में सभी बोलते हैं ना गिलोय खाओ, गिलोय की गोलियां खाओ, तो वो सब चीज तो वो आप घर पे बना सकते हो। बस आपको चाहिए गिलोय का बेल, ठीक है, जिससे आप गिलोय तोड़ सको। तो उसकी निर्माण विधि क्या है? ताजी हरी और अंगुली की मोटाई जितनी गिलोय को पानी से धोकर एवं छोटे छोटे टुकड़े करके उदूकल यंत्र में कूट ले। फिर उसमें 4 गुना जल में रात्रि भर भिगोकर दूसरे दिन अग्नि पर रखकर क्वाथ करते हैं। चतुर्थांश यानी 1/4 जब वो शेष रह जाता है तो उसको छान कर पुनः अग्नि पर पाक करते हैं। पाक होने पर जब क्वाथ गाढ़ा होने लगे तो उसे बार बार दरवी से चलाते रहते हैं, ठीक है। फिर पुनः धूप में सुखा लेते हैं और गोली बना लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? यादव जी त्रिकम जी ने संशमनी वटी बोला है, ठीक है। और अपन इसको किस नाम से जानते हैं? गुड़ूची घन वटी से। समझ में आ गई विधि? बहुत इजी विधि है, कुछ नहीं है। गिलोय तोड़ के लाए, कितनी मोटाई की? कम से कम 1 अंगुली जितनी मोटाई की तो हो। 1 अंगुल मोटी गिलोय घनवटी लाए, उसके छोटे छोटे कैंची से या किसी से भी चक्कू से टुकड़े किए बारीक छोटे छोटे। फिर उन टुकड़ों को जो है पूरी रात भर के लिए चौगुने पानी में डाल के रख दिए। अगले दिन उसी को जो है आंच पे चढ़ा दिया,
चढ़ा के उसका क्वाथ किया, कितना किया, 1/4 शेष रहने तक का, जितना गुना जल दिया उसका 1/4, मतलब वैसे 1/4 कर लिया, तो 1/4 जो है शेष रख लिया, तो ये काढ़ा तैयार हो गया। अब काढ़े को छान लिया अपन ने गिलोय के, फिर इस काढ़े को वापस अग्नि पर चढ़ा दिया। कब तक चढ़ाया, जब तक कि वो गाढ़ा नहीं हो गया। जब वो काफी गाढ़ा हो जाता है, हिलाते हैं अपन उसको करछुल से या दरवी से, फिर उसके बाद जो है उसको थाली में डाल के सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं। जब वो इतना सूख जाए कि उसकी गोलियां बन सके, तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना देते हैं अपन, एक एक रत्ती की, दो दो रत्ती की, ठीक है। तो वो गोली बना के फिर मार्केट में बेचो या खुद प्रयोग करो। तो वही है, यहाँ पे गुड़ूची घनवटी इस तरह से बनती है। प्रयोग ज्वर, जीर्ण ज्वर, वात रक्त आदि में। गुड़ूची जो है वात रक्त के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। गुड़ूची डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वात रक्त, ठीक है। वात रक्त के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है गुड़ूची, ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद अपन इसके मात्रा देखे तो दिन की 2 गोली लेने को कहते हैं, 250 रत्ती के लगभग आती है डाबर की गोलियां। पतंजलि की लोगे गिलो घनवटी तो वो 500 mg की एक गोली आती है, तो 500 mg तक जो है इसकी सेवन मात्रा बताई गई है, ठीक है। तो ये अपनी गिलोय घनवटी हो गई। अब आते हैं अपने कुटज रसक्रिया, कुटज घनवटी। इसको अपन पढ़ेंगे अभी वापस क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बीच में क्लास एंड हो सकती है, इसलिए वापस ज्वाइन करते हैं, है ना।